हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मनराज क्लासेस। आज की डेट है 21 सितंबर 2022। तो देख लेते हैं कौन कौन सी करंट अफेयर्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारा पहला आर्टिकल होगा एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में, दूसरा एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट, तीसरा पूसा बायोडिकम्पोजर, चौथा इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, और पांचवा और लास्ट का आर्टिकल होगा इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको इंपॉर्टेंट अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे, और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। तो बढ़ते हैं हमारे पहले आर्टिकल की तरफ, वो कि क्या है एशियन डेवलपमेंट बैंक। ये अभी न्यूज में इसलिए आया कि जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है इसने 96.3 मिलियन का एक एग्रीमेंट किया है। किसके साथ? जो हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट है उसके साथ आपका 96.3 मिलियन का लोन का एग्रीमेंट किया है। इसका बेनिफिट ये होगा, जो लोन दे रही है हिमाचल गवर्नमेंट को, लोन दे रही है हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट को, कि हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट अपनी पॉपुलेशन के लिए सेफ ड्रिंकिंग वाटर वो प्रोवाइड कर सकती है, करेगी, जिससे कि आपका वाटर सप्लाई एक दुरुस्त हो जाएगी, इम्प्रूव होगी, और सैनिटेशन सर्विस भी इम्प्रूव होगी। तो इस वजह से न्यूज में एशियन डेवलपमेंट बैंक। क्वेश्चन यहाँ पे ये नहीं है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक मतलब क्यों न्यूज में आया और हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट की कितना लोन मिला है। यहाँ पे जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो है एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो आगे बढ़ते हैं इसे जानने के लिए। एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो ये प्रोजेक्ट है लोन देने का, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए प्रोजेक्ट जो है ये किसके साथ अलाइन होता है। अलाइन होने का मतलब ये है कि इसके कई सारे पॉइंट, हमारा जो इंडियन का आपका एक तरह का प्रोजेक्ट है जैसे कि जल जीवन मिशन, ठीक है, इसने पैसा दिया किसके लिए कि आपका सैनिटेशन, आपका ड्रिंकिंग वाटर और सैनिटेशन वाटर, ये आपकी दोस्तों हर घर को जल मिल जाए। तो क्योंकि हमने भी तो ऐसा चलाया हुआ है ना, इस तरह का प्रोग्राम, इस तरह का चलाया हुआ है, तो मिशन चलाया हुआ है, उसका नाम है जल जीवन मिशन। तो इसमें भी तो यही है ना कि हर एक हाउस होल्ड को, जो भी गांव में घर है, उसको पाइप वाटर मिल जाए, यानी कि टैप वाटर मिल जाए, हर एक घर में टैप लगी हुई हो, टोंटी लगी हुई हो, जो आपकी टंकी लगी हुई होती है ना वो मिल जाए। तो उसके साथ जो उसके प्रोविजन है, लगभग उसके भी यही प्रोविजन है, जो प्रोजेक्ट है ना आपका, ठीक है, जो एडीबी बैंक ने लोन दिया उस जिस प्रोजेक्ट के अंतर्गत अंतर्गत दिया है, तो वो काफी हद तक इससे मिलता जुलता है। तो यही इसका प्लान है कि 2024 तक हर एक हाउस होल्ड को जो गांव में घर है उसको पाइप वाटर प्रोवाइड करना है, और जो भी पहले से इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको अपग्रेड करना है, यानी कि उसको दुरुस्त करना है, ठीक है, और इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी को बढ़ाना है कि आप जो भी आप इसके लिए वो जिम्मेदार है, ठीक है, मतलब जिम्मेदार से मतलब कि जो भी इसके लिए इंस्टीट्यूशन है उनको ये इंश्योर कराना होगा कि सेफ और सस्टेनेबल सर्विस मिलती रहे, वाटर मिलता रहे, और आपका रूरल हाउस होल्ड जो भी है उसको आप पूरी तरह से इंक्लूड कर लो। कहने का मतलब कि ऐसा नहीं किसी गांव में आपके 100 घर है तो 100 में से आपने सिर्फ 85 को ही प्रोवाइड किया। पूरी इंक्लूसिविटी होनी चाहिए कि जो भी गरीब है, अमीर है, छोटा है, बड़ा है, सबको इंक्लूसिव मतलब हर एक किसी को इसमें इंक्लूड करना है। रूरल हाउस होल्ड की बात यहाँ पे की जाए कि जो सैनिटेशन वाटर प्रोवाइड किया जाना है टैप से, वो इसकी सर्विस दी जानी चाहिए। इसके फीचर्स यही है कि जो पहले से ही आपका एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको रिवार्म करना है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया लगभग 90% से ज्यादा स्टेट जो आपकी पॉपुलेशन है, रूरल पॉपुलेशन है, उसके पास पानी, पीने का पानी तो है, ठीक है, ये सप्लाई भी है, मगर उसको दुरुस्त करना है, ठीक है, वो एक तो 24 आवर हो जाए, ठीक है, और उसकी जो पहले से इंफ्रास्ट्रक्चर है वो थोड़ी सी टूटी फूटी है या कमजोर है या हर किसी को अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पे हर किसी को अवेलेबल करानी है, और वो आपकी हेल्थी कंडीशन में अवेलेबल करानी है। तो यहाँ पे यही है कि उसको रिवार्म करने की जरूरत है, तो इसलिए बोला गया कि जिससे कि आपकी सर्विस की क्वालिटी जो है इम्प्रूव हो सके, ठीक है। आगे बढ़ता है। और जो फीकल मैनेजमेंट है, जो आपका मल त्याग होता है, यानी कि आपका आदि गांव में लोग जो शौच आदि को जाते हैं, जो पानी यूज होता है शौच आदि कार्य में, यानी कि जो मल त्याग करते हैं लोग, मतलब आपका सैनिटेशन के जो पानी चाहिए, तो उसके लिए क्या है कि उसका मैनेजमेंट अच्छी तरह से हो, सैनिटेशन के ऐसे प्रोग्राम चलाए जाए। तो क्या है, उसका पायलट प्रोजेक्ट चलाया गया जैसे फीकल स्लज मैनेजमेंट एंड सैनिटेशन प्रोग्राम। इसमें कहाँ पे चला गया, जो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट करना है, जिसमें लगभग 2.5 लाख रेजिडेंट को फायदा पहुंचेगा इसका। और जो आपका जल शक्ति विभाग है इसका, हिमाचल प्रदेश का जो आपका जल शक्ति विभाग है उसको स्ट्रेंथन करना है। उसको कैसे स्ट्रेंथन किया जाएगा, तो उसको इस तरह से स्ट्रेंथन किया जाएगा, जो ग्राम पंचायत है, ठीक है,
वहाँ पे कमेटी गठित की जाएगी, उनको एम्पावर किया जाएगा, ठीक है, उनकी कैपेसिटी को स्ट्रेंथन किया जाएगा, उनकी कैपेसिटी को बढ़ावा दिया जाएगा, उनको थोड़ी पावर दी जाएगी, ठीक है। ग्राम विभाग है, ग्राम पंचायत है, जो आपकी वहाँ पे बॉडीज है, जैसे कि विलेज वाटर एंड सैनिटेशन कमेटीज है, इन कमेटीज को पावर दी जाएगी कि वो अपने लेवल पे चीज़ों को दुरुस्त करे, बेहतर करे, ठीक है। और स्टेट गवर्नमेंट की जो आपकी पॉलिसीज है, रिफॉर्म करने की जो पॉलिसीज है, उनको सपोर्ट प्रोवाइड की जाएगी, पैसे से लेके या आपकी टेक्निकल एक्सपर्टाइज से लेके जो भी आपकी सर्विसेज हो सकती है, पैसे से उन पे फिनेंशियल आपकी सपोर्ट हो या आपकी टेक्निकल सपोर्ट हो, नो हाउ हो, ठीक है, टेक्नोलॉजिकल नो हाउ हो, तो वो हर तरह की सपोर्ट उसे एसेट मैनेजमेंट सिस्टम प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये सब प्लान किया जाएगा, ठीक है। यही है कि यहाँ पे कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प लेके, जैसे कि एनजीओज है, गांव में आपकी पंचायत होती है, ठीक है, वहाँ पे जो आपकी वुमेन्स के ग्रुप है, जैसे यहाँ वुमेन्स का सेल्फ हेल्प ग्रुप है, इनकी हेल्प ली जाएगी इसको डेवलप करने में, ठीक है। एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इसको 1966 में डेवलप किया गया था, इसमें 68 मेंबर्स है। अब यहाँ पे जो एशियन की बात की जा रही है, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसा नहीं मतलब कि सारे के सारे एशियन कंट्रीज है, नहीं, सारी एशियन कंट्रीज नहीं है, इसमें आउट ऑफ एशियन कंट्रीज भी है, यानी कि वर्ल्ड की दूसरी कंट्रीज भी है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी में प्री में, कि जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है, शायद 2019 में 18 में पूछा गया था, जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है उसमें सारी की सारी एशियन कंट्रीज है या एशियन कंट्रीज से बाहर की भी कंट्रीज है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाता है कि एशियन कंट्रीज तो है ही, मतलब कुछ एशियन कंट्री, मगर आउट ऑफ एशिया भी बहुत सारी कंट्रीज इसमें आती है, जैसे कि यहाँ पे आप देख लीजिए, ठीक है, जापान, वो जापान तो एशियन हो गया, यूएस तो एशियन नहीं है, ठीक है, आपका चाइना एशियन हो गया, इंडिया एशियन हो गया, ठीक है, इस तरह से ऑस्ट्रेलिया भी इसमें आता है, ठीक है। तो ये सब चीजें है, आपका मनीला फिलीपाइंस ये सब है ना, तो हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे हो गया, मनीला में, जो कि फिलीपाइंस में है, ठीक है। तो इस तरह से है कि अब यहाँ पे स्टेक होल्डर्स की बात कर रहे, कि भाई स्टेक होल्डर यानी कौन कितना पैसा इसमें लगाता है, तो जहाँ पर 5 स्टेक होल्डर्स की यहाँ पर बात की जा रही है, जापान, यूएस, चाइना, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, 5 बड़े स्टेक होल्डर्स है। जो सबसे ज्यादा पैसा लगाता है, कौन लगाता है सबसे ज्यादा पैसा, आपका जैसे जापान और यूएस है, 15.6% है दोनों का, चाइना का है 6.4%, इंडिया का 6.3% और ऑस्ट्रेलिया का 5.8%, यानी कि सबसे बड़े स्टेक होल्डर कौन है, जापान और यूएस है, ठीक है। इसका काम क्या, उद्देश्य क्या है, कि गरीबी जो आपकी डेवलपिंग कंट्रीज में बहुत ज़्यादा गरीबी है, वहाँ पे आपका फिनेंशियल आपका सपोर्ट प्रोवाइड कराना है, ठीक है, गरीबी को रिमूव करना है, तो इसमें ये लोन प्रोवाइड कराता है, टेक्निकल असिस्टेंट प्रोवाइड कराता है, किसी वेलफेयर स्कीम को, प्लान को या मिशन को चलाने के लिए ग्रांट देता है, इसे इक्विटी इन्वेस्टमेंट करता है, ठीक है, सोशल जो आपका सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट करता है, तो ये इसमें बोला गया है। तो अगला आर्टिकल है हमारा एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट के बारे में। देखिए हुआ क्या है, कि अभी यहाँ पे ये न्यूज में इसलिए आया कि देखो, अभी जो इसकी प्रेसिडेंसी है वो इंडिया के ही पास है, तो इंडिया इसका प्रेसिडेंट है, मगर अब इसकी प्रेसिडेंसी खत्म होने वाली है इंडिया की। तो अभी क्या हुआ है, कि ये इसकी कमेटी गठित हुई थी, उस कमेटी में ये बोला गया कि इंडिया को, जो इसकी प्रेसिडेंसी है, इंडिया को ही इसके पास रहने दे, मतलब इंडिया के पास ही इसकी प्रेसिडेंसी रहने दे, 1 साल के लिए और एक्सटेंड कर दिया जाए। तो यहाँ पे क्या हुआ है, इनकी कमेटी गठित हुई, यानी कि जो एआईबीडी है, यानी कि एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट है, ठीक है, ये इनकी मेंबर्स की जो कंट्री मेंबर कंट्रीज, उनकी कमेटी हुई, कमेटी का नाम था जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ इंस्टीट्यूट। उन्होंने ये डिसाइड किया, कहाँ पर हुई थी, दिल्ली में हुई थी, उन्होंने ये डिसाइड किया कि इंडिया को एक्सटेंड कर दिया जाए प्रेसिडेंसी, ठीक है। तो जो इसकी इंडिया अब इसके लिए दूसरे साल के लिए इसकी प्रेसिडेंसी इंडिया को ही मिलेगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए, एशिया पैसिफिक के अंदर कौन कौन आता है, ये पूरा एशिया आता है, ये सब मिडिल ईस्ट भी आएगा इसमें, सेंट्रल एशिया भी आएगा, ठीक है, रशिया, चाइना, मंगोलिया, कजाकिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ठीक है, ताइवान, नॉर्थ ईस्ट एशियन कंट्रीज भी आएगी आपकी, ठीक है, साउथ ईस्ट, जापान, ठीक है, ये सब आएगा, पैसिफिक ओशन की कंट्री, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, फिलीपाइंस, ठीक है, न्यूजीलैंड, ये सब आपके, ये आपको किस में आ जाए, एशिया पैसिफिक में आ जाए, यानी कि एशिया आएगा और उसका पैसिफिक ओशन में जो कंट्रीज आती है वो सब आएगा, तो इसलिए बोला जाता है एशिया पैसिफिक,
ठीक है, ये एशिया पैसिफिक का मैप है। ठीक है, ये आपने जान लिया। अब इसके एआईबीडी के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि हमारे लिए इंपॉर्टेंट एआईबीडी है। जैसे कि एबीडी पूछ लिया, एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में पूछ लिया, ये एआईबीडी के बारे में पूछा जा सकता है। एआईबीडी को 1970 में यानी कि 1977 में एस्टेब्लिश किया था। किसके अंडर एस्टेब्लिश किया था? यूनेस्को के अंडर इसको एस्टेब्लिश किया था। ये है क्या? ये रीजनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि आपकी कंट्रीज को सर्व करती है। किसके अंडर? यूनेस्को के अंदर जो कंट्री, मतलब यूएन एस्केप, जो यूएन एस्केप कंट्रीज है, यानी कि यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक, इसके अंदर जो कंट्रीज आती है उनको सर्व करती है अपनी सर्विस। ठीक है, ये किस फील्ड में काम करती है? इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के डेवलपमेंट के लिए काम करती है। तो इसका काम ये है। ये क्या हो गया? ये गड़बड़ हो रही है। अरे क्या हुआ? पता नहीं क्या गड़बड़ हुई पेन में। ठीक है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो रही है। पता नहीं पेन क्या गड़बड़ कर रहा है। ठीक है, ये इसको हम रिमूव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसका जो आपका सेक्रेटरीट है वो कहाँ पे है? सेक्रेटरीट आपका कुआलालंपुर में है। ठीक है, ये आपका होस्ट कर रहे हैं मलेशिया गवर्नमेंट, इसको होस्ट कर रही है। ऑब्जेक्टिव इसका यही है कि वाइब्रेंट कोहेसिव इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का एनवायरनमेंट बनाना, किसमें? एशिया पैसिफिक रीजन में। आगे बढ़ते हैं। अब इसके फाउंडिंग मेंबर्स के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। फाउंडिंग मेंबर में आईटीयू यानी कि इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन है। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये अंदर आता है यूनेस्को और अबू। ठीक है, ये सब है। यानी कि अबू मतलब एशिया पैसिफिक में पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन। इसके मेंबर्स 26 कंट्री जो है एशिया पैसिफिक में इसके अंडर आते हैं, और जिसमें इंडिया भी इंक्लूड है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब जो इसकी आपकी गैदरिंग होती है, जो एनुअल गैदरिंग होती है, वो 47वीं एनुअल गैदरिंग हुई थी। यही कहिए 20वीं आपकी जनरल कॉन्फ्रेंस एंड एसोसिएटेड मीटिंग हुई थी। तो मतलब इनकी मीटिंग हुई, जनरल कॉन्फ्रेंस जो थी 20वीं थी, और जो इनकी एनुअल मीटिंग गैदरिंग हुई थी, ये गैदरिंग की मीटिंग क्या हुई? वो 47वीं हुई थी। ठीक है, तो ये कहाँ पर हेल्ड हुई? न्यू दिल्ली में हेल्ड हुई। तो इसमें यही था कि इन्हें क्या करना है कि स्ट्रोंगर फ्यूचर फॉर ब्रॉडकास्टिंग, जिससे कि पोस्ट पैंडेमिक के बाद का जो इरा है ब्रॉडकास्टिंग का, ऐसा इरा क्रिएट हो, या ऐसा फ्यूचर क्रिएट हो जो बहुत ज़्यादा स्ट्रोंगर हो। तो इस तरह का इन्हें ऐसा फ्यूचर, ऐसा वो इरा बनाना है ब्रॉडकास्टिंग के फील्ड में, ऐसा इकोसिस्टम बनाना है। तो यही है इसका। तो इन्होंने जो ये कोऑपरेटिव एक्टिविटीज ये चलाएंगे, इसके लिए पूरा 5 ईयर का एक्सचेंज प्रोग्राम इन्होंने रखा है। तो इनका यही कहना है कि ये प्लेज ले रहा है कि वर्क करेंगे जिससे कि उनका सस्टेनेबल ब्रॉडकास्टिंग एनवायरनमेंट क्रिएट हो सके, ये बोला है। ठीक है, अब यूएन एस्केप के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। यूएन एस्केप की फुल फॉर्म तो यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक की बात है। तो यूएन एस्केप क्या है? रीजनल डेवलपमेंट आर्म है। किसकी? जो आपकी ये यूनाइटेड नेशन फॉर एशिया पैसिफिक रीजन जो है, उसकी आपकी रीजनल आर्म है, यानी कि रीजनल डेवलपमेंट आर्म है। इसके अंदर 53 मेंबर्स है और 9 एसोसिएट मेंबर है। किसके अंदर? ये एशिया पैसिफिक रीजन की बात कर रहा है। और इसे एस्टेब्लिश कब किया गया था? 1947 में एस्टेब्लिश किया था। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बैंकॉक में। और ऑब्जेक्टिव यही है कि आपका जो रीजन के अंदर आपका जो चैलेंजेस है, वो उनको टैकल करना है। कौन कौन चैलेंजेस? जैसे कि आपका प्रोजेक्ट से रिलेटेड टेक्निकल असिस्टेंट प्रोवाइड करेगा, कैपेसिटी बिल्डिंग का ये काम करेगा। तो ये इसके वो होंगे, इसका एम होगा। अब अगला आर्टिकल है हमारा पूसा बायो डिकम्पोजर के बारे में। ये न्यूज में इसलिए आया कि देखिए अब जो है ये सितंबर का जो एंड का वीक होता है और अक्टूबर का जो फर्स्ट वीक होता है, ये टाइम होता है आपका जो नॉर्थ वेस्ट आपका मानसून होता है। ठीक है, सॉरी, साउथ वेस्ट मानसून होता है, वो रिट्रीट करता है, यानी कि वापस आपका आता है। तो वापस कब आया? कि जैसे कि आपका अक्टूबर का एंड का जो डे होता है, जैसे कि आपका 20 सितंबर, फिर 25 सितंबर। ठीक है, आपका फिर 3 अक्टूबर मान लीजिए, फिर आपका 5 अक्टूबर मान लीजिए। तो ऐसे वो रिट्रीट करता है, इस तरह से रिट्रीट कर रहा होता है। मैं आपको मैप में दिखाऊंगा। तो उससे क्या है, जो हवाएं है, वो हवा आपका हरियाणा पंजाब में जो स्टबल बर्निंग होती है, स्टबल बर्निंग का मतलब ये होता है कि जैसे ही जब आपकी राइस की फसल को काट लिया जाता है, तो ये आप देख रहे हो ना, स्टेम देख रहे हो, ये राइस की फसल का स्टेम है, तना है। तो इसको ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, राइस निकाल दिया जाता है, इसको ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। पर दूसरी
फसल आपकी अक्टूबर के फर्स्ट वीक में ही बोनी होती है, जो कि गेहूँ की होती है, व्हीट की होती है। ठीक है? अब व्हीट की फसल बोनी है, टाइम मिलता नहीं है किसानों को, जो आपके हरियाणा, यूपी और पंजाब के जो किसान हैं, तो क्या करते हैं, इसको जला देते हैं। इसको जलाने से क्या होता है कि उन्हें टाइम जल्दी ही जल जाती है। अब जल्दी जल जाएगी, मगर उनके लिए तो फ़ायदा पहुँच गया किसानों के लिए, मगर नुकसान ये हुआ कि इससे इतना धुआँ क्रिएट होता है हरियाणा और पंजाब के रीजन से, यूपी के रीजन से इतना क्रिएट होता है, वो कहाँ पे जाता है धुआं, क्योंकि आपका मानसून रिट्रीट कर रहा है, हवा आपका हरियाणा पंजाब से लेकर वो दिल्ली में लेके आ जाता है, अरावली रीजन में लेके आ जाता है, तो पोल्यूशन इतना भयंकर क्रिएट हो जाता है कि लोगों को भयंकर बीमारियां, जो आपकी जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम वो पैदा हो रही है। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि जैसे कैंसर जैसी बीमारियां क्रिएट हो रही है बच्चों को, बूढ़ों को, जवानों को, इस तरह की बीमारियां। तो यही जो इसको जलाने की प्रक्रिया है, इसको ही स्टबल बर्निंग बोलते हैं। तो यहाँ पे ये बोला कि दिल्ली गवर्नमेंट ने आपका ऐसा वो जो पूसा बायोडिकम्पोजर, जो ये आपका ये तो आपका क्या डिकम्पोज हो सकता है ना, ये तो बायोडिग्रेडेबल है ना, जो आपका ये स्टेम है इसका, राइस का राइस का जो स्टेम है, तो बायोडिग्रेडेबल है, तो इसलिए इस पे ऐसा स्प्रे छिड़का जाएगा जिससे कि डिकम्पोज हो जाए। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे ना, जो आपका राइस का स्टेम है, इसके ऊपर ये डिकम्पोजर को छिड़का जा रहा है, इनकी स्प्रे किया जा रहा है, इससे कि एयर पोल्यूशन की जो समस्या है उसको रिमूव किया जा सकता है। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे स्टबल बर्निंग, जो यहाँ पे आप देख रहे हो ना, पंजाब के रीजन से और हरियाणा के रीजन से दिल्ली में धुआं आ जाता है स्टबल बर्निंग की वजह से। ठीक है? जिसमें दिल्ली की में जो एयर पोल्यूशन की जो समस्या है वो और एग्जैगरेट हो जाती है। तो यहाँ पे जो स्टबल होती है उसको देसी लैंग्वेज में पराली बोलते हैं। तो पराली को जलाया जाता है पैडी की क्रॉप का जो रेजिड्यू होता है उसे रिमूव करने के लिए, और दूसरी फसल को बोने के लिए, क्योंकि जब तक खेत साफ नहीं होगा तब तक दूसरी फसल बोई नहीं जा सकती। ये कब होता है, आपका जो लास्ट का सितंबर का वीक होता है, नवंबर का बीच का जो टाइम होता है उसमें ये सब किया जाता है। और ये किसके साथ टाइम कोइंसाइड कर जाता है, ये आता है साउथ वेस्ट मानसून जो होता है आपका, वो रिट्रीट कर रहा होता है। तो अब रिट्रीट करते वक्त आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये वाला, तो ऐसे चल रहा है। तो अब ये इसमें क्या होता है कि हवाएं चलेगी, हवा ये जो यहाँ पर पंजाब में जो स्टबल बर्निंग हुई, तो धुआं क्रिएट हुआ, हरियाणा में जो क्रिएट हुआ, यूपी में जो क्रिएट होगा, वो दिल्ली में घुसा देगा सारा आपका धुआं को। तो इससे क्या है, तो बहुत सारी बीमारियां क्रिएट हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। अब इसके इफेक्ट ये है कि पोल्यूटेंट्स पोल्यूशन क्रिएट होता है, टॉक्सिक पोल्यूटेंट क्रिएट होता है, जैसे कि मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, वोलेटाइल और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और आपका कार्सिनोजेनिक यानी कैंसर क्रिएट करने वाले पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ये आपके कहाँ जाते हैं, दिल्ली के आसपास के एरिया में, दिल्ली में आ जाते हैं, जो कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, बीमारी क्रिएट करता है। सोइल की फर्टिलिटी को रिमूव करता है स्टेबल बर्निंग। सोइल की फर्टिलिटी कैसे रिमूव होती है कि जब वो आप बर्न करते हो, स्टेबल ये पराली बर्न करते हो, तो उसकी सोइल के अंदर काफी सारे न्यूट्रिएंट्स भी बर्न हो जाते हैं, जिससे कि उसकी फर्टिलिटी रिड्यूस हो जाती है। और हीट का पेनिट्रेशन, जब आप जलाओगे तो हीट भी उसके अंदर जाएगी, तो इससे उसका मॉइस्चर वेपराइज हो जाता है, और बहुत सारे माइक्रो जो कि फसल के लिए बहुत लाभदायक होते हैं वो भी मर जाते हैं। ठीक है? अब इसके सॉल्यूशन, तीन चार सॉल्यूशन बताए गए। एक तो इन सीटू ट्रीटमेंट किया जाए स्टबल का, स्टबल जो पराली होती है, और एक्स सीटू यानी कि ऑफ साइड ट्रीटमेंट किया जाए। ये इन सीटू मतलब इन साइड साइड पे ही, जहाँ पे स्टबल है उसको वहीं पे ट्रीट किया जाए, यानी जीरो टिलर मशीन के थ्रू, है ना, या बायोडिकम्पोजर आपका यूज करके। बायोडिकम्पोजर वहीं खेत में स्प्रे कर दो तो वो आपका डिकम्पोज हो जाएगा, इससे कि वो खाद भी बन जाएगा, और आपका फसल को वहाँ पे बो सकते हो। अब जो इन सीटू ट्रीटमेंट में क्या, जीरो टिलर मशीन के थ्रू क्या करते हैं, जो खेत में दरारें होती हैं ना, उसी में आपका बीज को बो देते हैं। ठीक है? बो दिया, तो अब बीज को बोने से ये होगा कि आपकी जो खेत में ना प्लोइंग नहीं करनी पड़ेगी, खेत की खुदाई नहीं करनी पड़ेगी, जो जुताई होती है वो नहीं करनी पड़ेगी मशीनों से। तो वहाँ पे जो छेद होते हैं, होल्स होते हैं, उन्हीं में बीज को डाल देते हैं, बो देते हैं। इससे क्या होगा, जो आपका स्टबल होता है वो एज ए आपका डेट्रिटस का काम करता है, यानी कि डिकम्पोजर का काम करता है, खाद का काम करता है। ठीक है? तो खाद की तरह उसे ढक भी लेता है, तो इसका एक तरह से फर्टिलिटी बची रहती है, खाद की तरह काम भी कर जाता है, और आपकी फसल भी हो जाती है। एक तो ये है। दूसरा आपका जीरो टिलेज में तो ये हो गया, इसकी फर्टिलिटी बढ़ जाती है, और बायोडिकम्पोजर यूज कर लो और वो कंज्यूम हो जाएगा, खाद में बदल जाएगा। ये दूसरा ये एक्सी टू में ये है कि आपका राइस स्टॉक को आपको वहां से वो खींच के लाओ, यानी कि उखाड़ के लाओ, तो उसको उस जो फूडर की तरह यूज करो, यानी कि उसके खाने की तरह यूज करो। किसमें, जो किसान, वो जो ये आपकी गाय भैंस होती है उसको खिलाओ, जो वो तो तना है ना।
तना है या स्टेम है, वो तो खा सकती है ना गाय भैंस, तो उसको खिलाए तो कैटल फूडर की तरह यूज कर लो। दूसरा टेक्नोलॉजी यूज करो, जैसे कि टर्बी हैप्पी सीडर मशीन है, वो क्या करती है, उसको उखाड़ लेती है और उसको किसी और चीज में वो कर लेती है, यूज कर लेती है। तो अप्रूव द स्टबल, स्टबल को उखाड़ देती है, तो आपके बीज को बो सकते हो। तो एक ही चीज होगी। इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा था सन 2020 में, इसमें पूछा था विच इज और आर द एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ जीरो टिलेज इन एग्रीकल्चर। तो सोइंग ऑफ द व्हीट इज पॉसिबल विदाउट बर्निंग द रेजिड्यू ऑफ द प्रीवियस क्रॉप। ये तो हमने पढ़ ही लिया ना, कि आपको जीरो टिलेज में क्या है कि उसकी खुदाई नहीं करनी होती खेत की, जो दरारें होती है मिट्टी में या जो होल्स होते हैं उन्हीं में बीज को बोते हैं, और जो पहले से ही वहाँ पे स्टबल है वो एज ए खाद की तरह काम करता है। ठीक है, तो हम बो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, विदाउट द नीड ऑफ द नर्सरी ऑफ द राइस सैपलिंग्स, डायरेक्ट प्लांटिंग ऑफ द पैडी सीड्स इन द वेट सोइल इज पॉसिबल। बिल्कुल सही है कि आपको नर्सरी बोने की जरूरत नहीं है। देखो जो आपकी क्या होती है, अब हम जो वो राइस की फसल लगाते हैं क्या करते हैं, पहले नर्सरी लगाते हैं, बहुत पास पास उसके क्या बीज लगाते हैं आपके राइस के। जब वो सैंपल सैपलिंग्स क्रिएट हो जाते हैं तो उनको उखाड़ के वहां से दूसरी जगह अलग अलग लगाया जाता है, काफी काफी दूरी पर लगाया जाता है। तो इसको बोलते हैं हम राइस सैपलिंग, पहले क्रिएट कर लिया और उसके बाद दूसरी जगह लगा रहे हैं, तो उसका इम्प्लांटेशन कर रहे हैं। मगर इसकी जरूरत नहीं है। जो टेक्नोलॉजी डीएसआर, उसमें तो हम ऐसा नहीं करते, उसमें डायरेक्ट बीज बोते हैं डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस पे, है ना, तो पानी की भी कम खपत होती है, तो ऐसा किया जा सकता है। दूसरा विषय ये। तीसरा, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन इन द सोइल इज पॉसिबल। बिल्कुल सही है, ये भी पॉसिबल है। कार्बन ज्यादा रहेगा तो वो एज ए फर्टिलाइजर की तरह उसके काम करेगा, तो यानी कि फसल अच्छी होगी। तो ये तीसरा भी सही हो जाता है, तो आपका ऑप्शन कौन सा होता है, डी सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला आर्टिकल इंसॉल्वेंसी इन बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में। देखिए अभी क्या होता है, इसमें तीन चीजें हैं। क्या होता है कि कुछ बैंक कंपनी ऐसी होती है जो अपने आप को बैंकरप्ट घोषित कर देती है, चाहे उनकी कैपेसिटी भी हो पैसा देने की, तो अपने आप को बैंकरप्ट घोषित करने से उनका क्या होता है कि उन पर कोई वो नहीं होता, यानी कि मुकदमा नहीं चलता, तो ये सब नहीं होता। तो इसके लिए हमने बोर्ड बनाया था, कोड बनाया था, आईबीसी कोड, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड बनाया था 2016। तो उसके थ्रू इन पे मुकदमा चलता था, सजाएं भी होती थी इस तरह के, तो उनमें जो ऑडिट करते थे। मगर यहाँ पे क्या है, जो बोर्ड है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, वो इसके अंडर मतलब इसके अंडर ये कोड काम करता है, यानी क्या ये रेगुलेशन इसके अंडर ही होते हैं, यही डिसाइड करते हैं। तो एक पैनल बनाते हैं, गठित करते हैं कि आप कुछ प्रोफेशनल्स का, ठीक है, उन्हें रिजोल्यूशन प्रोफेशनल्स बोला जाता है। दूसरा एक होता है कि आपका क्रेडिटर्स होते हैं, कॉर्पोरेट क्रेडिटर्स होते हैं जो पैसा देते हैं इन कंपनियों को। और तीसरा था आपका क्या होगा, डेटर्स हो गए, यानी कि जो आपका ब्याज लेते हैं, यानी कि जिसके ऊपर ऋण होता है। तो तीन पार्टी होगी, एक तो आपका रिजोल्यूशन, आपके प्रोफेशनल्स हो गए, जो ये कंपनी जो इस जो बोर्ड है वो डिसाइड करता है कुछ लोगों को, कंपनी के लोग होंगे, ठीक है, इनकी तरफ से एक्सपर्ट होंगे, और जो लोन देने वाले हैं वो लोग होंगे, ठीक है, वे हो गए। दूसरा एक हो गया आपका डेटर्स हो गए, जिन्होंने लोन लिया है वो हो गए। तीसरा वो हो गए जो क्या नाम जो जिन्होंने इन्हें लोन दिया है। तो इस तरह के ये आपके कई सारे स्टेक होल्डर्स हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि आपका ये सब कंपनी को स्ट्रेस से उभारने के लिए, कि भाई ऐसा इन दोनों के बीच में सुलह हो जाए तीनों के बीच में, कि ठीक है भाई सारा पैसा ना दे सको, कुछ ये पैसा दे दो, ये आपके पास एसेट्स है इन्हें बेच दो, इससे कुछ हम रिकवर कर लेंगे। तो इस तरह का रिजोल्यूशन लेके आना होता है, जिससे ना तो कंपनी को नुकसान वो ज़्यादा उठाना पड़े, और ना ही उनको ज़्यादा नुकसान उठाना, यानी बीच का रास्ता खोजना होता है। ठीक है, अगर ऐसी कोई करप्शन वाली स्थिति दिखती है तो उसमें क्या है, स्ट्रिक्ट एक्शन भी लेना पड़ता है। तो ये यहाँ पे बताया गया, इसलिए न्यूज में आया है। ठीक है, तो यहाँ पे यही कहा गया कि अमेंडमेंट्स इन आईबीबीआई रेगुलेशन 2016 हैज बीन डन टू मैक्सिमाइज द वैल्यू ऑफ द रिजोल्यूशन, कि जो रिजोल्यूशन ज़्यादा से ज़्यादा हो, एक तो ये जल्दी से जल्दी हो, दूसरी चीज़ हो, तीसरा ज़्यादा से ज़्यादा आप अपनी अमाउंट को रिकवर कर सको। मान लीजिए मैंने किसी को ब्याज दिया है किसी आदमी को, और वो बैंकरप्ट हो गया, वो कहता है मैं तो कंगाल हो, घोषित हो, तब उससे कैसे पैसा निकालोगे, उसकी कुछ चीज़ें बेचनी पड़ेगी ना,
तो ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा निकालना है तो वही है। तो यहाँ पे यही है कि अलाउ द सेल ऑफ वन और मोर एसेट्स ऑफ द एंटाइटी। तो ये जो है आपका बोर्ड क्या कर रहा है, अमेंडमेंट करके आईबीसी में जो रूल्स आए थे, तो उसमें क्या है कि सेल करके उसके एसेट्स को सेल करके ज़्यादा से ज़्यादा पैसा रिकवर करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे अमेंडमेंट्स के बारे में बोला गया। तो यहाँ पर कमेटी ऑफ द क्रेडिटर्स वही हो गए जिन्होंने पैसा दिया है। दूसरा आपका क्या हो गया, कॉर्पोरेट डेटर्स हो गए जिन्होंने पैसा लिया है, यानी कि कंपनी वाले हो गए। और तीसरा हो गया आपका यही जो आपके रिजोल्यूशन एक्सपर्ट है, रिजोल्यूशन प्रोफेशनल्स है, जो बोर्ड के आदमी है। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, ये भी तो गठित करेंगे ना, तो उसके एक्सपर्ट हो गए। ये पैसा देने वाले हो गए, ये लेने वाले हो गए, ये तीनों स्टेक होल्डर्स हो गए। ठीक है। तो ये सब आपके मिल बैठ के वो डिसाइड करते हैं। तो इसमें यही बोला है कि आपका ये ऐसा माध्यम, ऐसा रास्ता निकालते हैं जिससे कि ये आपका पैसा इनसे निकाल सके। तो इन्होंने क्या देखा कि लगभग ज़्यादा से ज़्यादा 1703 कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेसेस आपकी क्या है, लिक्विडेशन प्रोसेस को स्टार्ट कर पाई 2022 के अंदर। जून तक का ये आंकड़ा है, इतनी आपकी रिजोल्यूशन प्रोसेस एंड हुई है, यानी कि सोल्व हो गई है। तो उन्होंने काफी हद तक पैसा निकाला है। अब इसमें जो रेगुलेटर है, ये बोर्ड जो है आपका, ये कोड को जो इम्प्लीमेंट करता है, वो क्या करता है, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स को और आपका जो कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स है, पैसा देने वाले हैं, वे दोनों मिल बैठ के ये करते हैं कि इनसे पैसा कैसा निकाला जाए, जो आपके डेटर्स है यानी कॉर्पोरेट डेटर्स है। तो ये दोनों तीनों मतलब मिल बैठ के डिसाइड करते हैं कि भाई इनकी एसेट्स को बेचना है नहीं बेचना। तो यहाँ पे यही बोला गया है। आगे बढ़ते, जो आपके रिजोल्यूशन प्रोफेशनल्स है, वो उनका तरीका क्या होता है, वो कैसे प्रोसेस करते हैं, जो ये आपका वो होता है। तो सबसे पहले तो ये होता है कि उनसे वो पूछते हैं कि आप क्या चाहते हो, आप क्या क्लेम करना चाहते हो। कुछ पैसा जो क्रेडिटर्स है वो पहले क्लेम करते हैं कि हाँ हम पैसा क्लेम करना चाहते हैं, हम उनसे पैसा मांग रहे हैं, जिन्हें हमने पैसा दिया है ना, उनकी एसेट्स को बेचा जाए, उनसे पैसा निकाला जाए। तो वो अप्लाई करते हैं इनके पास कि भैया हम अपना पैसा निकालना चाहते हैं, तो आप कुछ कीजिए। तो फिर ये कमेटी बनाएंगे। तो यहाँ पे ये बोला कि रिजोल्यूशन प्रोफेशनल विल हैव टू एक्टिवली सीक क्लेम्स फ्रॉम द नॉन क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी। ठीक है। जो कंपनी क्रेडिट दिया उनसे पहले वो जानना चाहते कि आप पैसा निकालना चाहते हो, वो कहेंगे हाँ, तो अप्लाई करेंगे, वो एप्लीकेशन देंगे। फिर उसका ये क्या कमेटी बनाते हैं। और ये एक फिर वो ये भी तरीका निकालते हैं कि अवॉइडेंस ट्रांजेक्शन एक इस तरह की डील है कि तीनों बैठते हैं, ए बी सी। ए वो हो गए जो आपके ये बोर्ड वाले हो गए, बी आपका ये हो गए जो आपका, या के सी हो गए जो क्रेडिटर से क्रेडिट दिया, बी जो आपके लोन लेने वाले हो गए। ठीक है। तो ये तीनों बैठते हैं और ये आपको कहते हैं अवॉइडेंस ट्रांजेक्शन की। जब आपकी प्रोसेस शुरू हो गई, उसके 75 दिनों के अंदर अंदर अगर ये आपका अवॉइडेंस ट्रांजेक्शन को एक्सेप्ट करता है या ये प्रस्ताव रखता है, ठीक है, तो तब की बात हो रही है कि जो ये है कि ये इन्हें ओपिनियन देनी पड़ेगी, इसको ओपिनियन देनी पड़ेगी। अगर ये दोनों कहते हैं कि हम अवॉइडेंस ट्रांजेक्शन्स को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है, इससे हमारा कुछ पैसा निकल जाए, तो ये ओपिनियन देगा। तो इसमें सब यही बोला गया है कि ये अप्लाई करेंगे, जो आपके अप्लाई करेंगे, फिर इसकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करेगा बोर्ड। बोर्ड एक्सेप्ट करेगा तो फिर एक आपका रिजोल्यूशन प्लान रखा जाएगा, उसे सबमिट करना होगा। ठीक, जो मेमोरेंडम होगा, ठीक है, जिसमें आपका इंफॉर्मेशन होगी कि हाँ भाई ये ऐसा ऐसा गठित करेंगे और ऐसा ऐसा रिजोल्यूशन होगा, ये सब बोला है। तो अब इसके बोर्ड के बारे में जान लेते हैं। इसको 2016 में स्टेब्लिश किया गया था, किसके अंडर, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 के अंदर। इसका ये काम है कि जो बोर्ड है इसको इम्प्लीमेंट करता है कोड को। ठीक है। इसका कोड को इम्प्लीमेंट कैसे करेगा, इसका फायदा क्या होगा, कंसोलिडेट करेगा और अमेंड कर सकता है लॉज को। किसका, जो आपकी इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन होता है उसके अंदर। और टाइम बाउंड मैनर में इसको क्या, आपके प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना होता है, ज्यादा से ज्यादा पैसा निकालना है जो कंपनी बैंकरप्ट हो गई है। ये आपका रेगुलेटर है, ये प्रोफेशन, यानी कि प्रोफेशंस को ये क्या रेगुलेट करता है प्रोसेस को। ठीक है। ये देखता भी है कि भाई इंसॉल्वेंसी प्रोफेशन सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये एजेंसीज के ऊपर ओवरसाइट रखता है। ठीक है। ये सारी चीजों को ये देखता है, बस ये इसमें बताया गया। अगला आर्टिकल, लास्ट का आर्टिकल हमारा, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। इसमें क्या बोला है कि अभी जो ये है,
इसके इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इंडिया में काम कर रहा था, बस इसके काम को हाईलाइट किया गया है, इसलिए न्यूज में आया। इसके बारे में जानने लगता है ये क्या है, ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशंस को पैसा प्रोवाइड करता है, एग्रीकल्चर कम्युनिटी को। जो डेवलपमेंट जो डेवलपिंग कंट्रीज है, जो रूरल एरियाज है, वहाँ पे हंगर एंड पॉवर्टी को इराडिकेट करने के लिए क्या करता है, ये किसानों को और कैसी इन सारी संस्थाओं को पैसा प्रोवाइड करता है। तो ये बोला है ना, स्पेशलाइज एजेंसी किसकी, यूएन की। ठीक है। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को ये बढ़ावा देता है और उसमें पैसा या फिनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करता है। इसका फोकस किस पे, स्मॉल होल्ड जो फार्मर्स है जिनके पास थोड़ी थोड़ी जमीन है, उन पे फोकस करता है। तो इंडिया की अगर बात करें, इंडिया में ये लगभग 30 साल से अपना काम कर रहा है। ठीक है। और जो इसकी करंट कंट्री स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटीज प्रोग्राम इसका, वो फुल्ली अलाइंड है किसके साथ, जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी फ्रेमवर्क है, जो इनकम डबल करना चाहती है फार्मर्स की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऐसा फ्रेमवर्क बनाया हुआ, पॉलिसी बनाई है जो फार्मर्स की इनकम को डबल करने का प्लान है 2022 तक, एंड तक। तो वो इसके साथ अलाइन करता है किसका, आईफाड का, यानी कि इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का जो प्लान है, जो उसका फ्रेमवर्क है, वो इसके साथ मैच करता है, जो फार्मर्स की इनकम डबल करने का इंडिया का प्लान है। अब इसके की पॉइंट्स के बारे में जान लेते हैं। इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ये स्पेशलाइज एजेंसी है किसकी, यूएन की। इसका काम ये है कि पॉवर्टी को इराडिकेट करना है, कहाँ पर, रूरल एरियाज में। रूरल एरियाज किस कंट्री के, जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनके। एक ग्रांट प्रोवाइड करता है, लोन प्रोवाइड करता है बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पे, किसको, आपके जो फार्मर्स है और भी कई सारी चीज़ों को। जो मार्जिनलाइज और वुलनरेबल ग्रुप्स है, उनके साथ ही मिलकर काम करता है। फॉरेस्टर्स के साथ, पेस्टोरलिस्ट के साथ, फिशरमैन के साथ और स्मॉल स्केल जो एंटरप्रेन्योर्स है उनके साथ मिलकर ये काम करता है। ठीक है। इसकी फॉर्मेशन की बात करें, वैसे तो जो एक आपकी कॉन्फ्रेंस हुई थी 1974 में, कौन सी कॉन्फ्रेंस थी, वर्ल्ड फूड कॉन्फ्रेंस हुई थी 1974 में। उसका आउटकम ये निकल के आया कि हम ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करे जिसका काम ये हो कि एग्रीकल्चर के फील्ड में वो काम करे। तो ये इसलिए 1977 में क्रिएट की गई। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है आपका, रोम इटली में है। मेंबर्स 177 मेंबर कंट्रीज है, इंडिया भी इसका मेंबर है। ऑब्जेक्टिव यही है कि आपकी जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी है पुअर पीपल्स की, उनको इंक्रीज करना, और आपको उन्हें मार्केट पार्टिसिपेशन प्रोवाइड करना, उस जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो सके। और एनवायरनमेंट पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, इस एनवायरनमेंट में सस्टेनेबिलिटी को प्रोवाइड करना, क्लाइमेट रेजिलिएंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को एडॉप्ट करना। ठीक है। ये रिपोर्ट आपका रिलीज करती है जिसका नाम है रूरल डेवलपमेंट रिपोर्ट, हर साल रिपोर्ट ये आती है। ठीक है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इस डिस्कशन में इतनी। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।